डीमन स्लेयर डीमन स्लेयर डीमन स्लेयर, जहां भी जाओ सिर्फ वही नाम सुनने मिल रहा है। मेरी तबीयत खराब है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज डीमन स्लेयर मैंने उसको फिर से थिएटर्स में देखा कल संडे को, दूसरी बार, वो भी हिंदी डब में। पहला जापानीज विद इंग्लिश सबटाइटल आईमैक्स अनकट, कोई इंटरवल नहीं, 2.5 घंटे एक साथ। और फिर उसके बाद कल का एक्सपीरियंस, जमीन आसमान का अंतर। लेकिन उससे पहले आई एम श्योर कि तुम में से काफी सारे लोग एक्साइटेड होंगे जानने के लिए कि उसने कितना पैसा, कितना पैसे कमाए। इतना ज्यादा शोशाबाजी, इतने ज्यादा हाई टिकट प्राइसेस हैं और वो इसके कलेक्शन में उठ के दिख भी रहा है। और देखो, क्योंकि मैं ये वीडियो एनिमे क्लाउड के ऊपर बना रहा हूँ तो मुझे आइडिया है कि तुम लोगों को आइडिया होगा जापानीज मूवीज का इंडियन थिएटर्स में क्या हाल रहता है, क्योंकि एनिमे के डाई हार्ड वाले फैंस पूरे इंडिया में स्कैटर्ड है। कोई भी एक सिंगल प्लेस को तुम उसका हब नहीं मान सकते। मेट्रो सिटी से लेकर टियर 3 में भी लोग बैठे हुए जो एनिमे देखते हैं। तुम कौन से शहर से हो डेफिनेटली कमेंट्स में बताना। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मूवी को थिएटर में लगाने की बात आती है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाईक्यू द डम्पस्टर बैटल का एग्जांपल ले लेते हैं। वो भी एक प्रॉपर मूवी है, कोई रिकैप नहीं, कोई आगे पीछे का जोड़ के बनाया ना, एकदम जो मूवी कहते हैं ना, मूवी वाला एक्सपीरियंस थिएटर में मिला। लेकिन उसका इंडिया में कलेक्शन कितना था तुमको पता है? 3.5 करोड़ के आसपास। उसी 3.5 करोड़ को अगर हम लोग 200 रुपए का एवरेज टिकट प्राइस मानकर डिवाइड करें तो कितने नंबर ऑफ टिकट्स बेचे? 1,75,000। चलो 2 लाख पकड़ लेते हैं, 2 लाख टिकटें बेच दी। अब यहाँ पर जिस किसी भी समझदार इंसान ने हाईक्यू का नाम सुना है वो ये गारंटी के साथ कह सकता है कि पूरे इंडिया में सिर्फ 2 लाख फैंस तो नहीं है हाईक्यू के। पहली दिक्कत आ जाती है मूवीज को थिएटर में लगाने के लिए। तुम कहाँ कहाँ रिलीज करोगे? मेजोरिटी टाइम पीवीआर आइनॉक्स जो थिएटर चेन है उनके साथ पार्टनरशिप होती है या फिर वो खुद रिलीज करते हैं इनको, तो इसलिए मूवीज लिमिटेड है सिर्फ उनके थिएटर चेन में। तुम्हारे शहर में उनका कोई सिनेमा नहीं है, ओ शिट, मिस कर दी। सिर्फ थिएटर तक पहुंचाना ही नहीं बल्कि कितने शोज मिल रहे हैं। एनिमे का फैन रात के 2 बजे देख रहा है, सुबह 9 बजे देख रहा है। इसलिए ऑलमोस्ट सारी ही जापानीज एनिमे मूवी का कलेक्शन बहुत कम आता था। मार्केटिंग के ऊपर पहली बात तो बहुत ज्यादा खर्चा कर नहीं सकते क्योंकि पैसे ही कम बनने वाले हैं। एक अच्छे बजट की बॉलीवुड मूवी जो कि 3,000 4,000 स्क्रीन पे रिलीज होती है, उतनी बड़ी वाइड रिलीज भी नहीं दे सकते। नंबर ऑफ शोज लिमिटेड है, शोज की टाइमिंग लिमिटेड है। कितना सारा पोटेंशियल ऑडियंस तो ऐसे सिटी में रहता है जहां पर कोई मल्टीप्लेक्स भी ना हो शायद। ये सारी चीज होने के बाद एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज कि मेजोरिटी नहीं बल्कि काफी लार्ज चंक जो एनिमे को एकदम दिल से फॉलो करता है वो अपने टीनेज में है या फिर 20, 21, 22 साल का है। और हो सकता है कि उसके पास ये फ्रीडम या फिर पैसे ना हो कि वो थिएटर में जाके पिक्चर देखे। दोस्तों, बादल बदमाश तुमको इस वीडियो के शुरू में इतना सारा ज्ञान क्यों पेल रहा है? तुम क्यों पिलवा रहे हो? क्योंकि मैं तुमको अभी सारी पॉपुलर मूवीज का कलेक्शन बताने वाला हूँ और जब वो सुनोगे ना तो तुम्हारा दिमाग फटने वाला है। और ऐसा क्यों हुआ इसका सिचुएशन मैंने तुमको पहले बता दिया, रीजन तुम अपने आप बना लेना। क्योंकि एनिमे मूवीज इंडिया में वैसे बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाती तो प्रॉपर ट्रैकिंग भी अवेलेबल नहीं है, उनके नंबर्स भी तुमको बहुत मुश्किल से मिलेंगे। तो इसलिए मैं जो अमाउंट बताऊंगा वो एक रफ एस्टिमेट है। सोलो लेवलिंग जो कि इतना ज्यादा पॉपुलर है, उसकी मूवी आई थी री अवेकनिंग, उसने 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच का कमाया था टोटल लाइफ टाइम इंडिया में, खत्म। और ये मैं किसी 4-5 साल पहले की नहीं बल्कि इसी साल की बात कर रहा हूँ, जनवरी के आसपास कुछ था उसका। वन पीस फिल्म रेड करके आई थी कुछ सालों पहले, उसने भी 3-3.25 करोड़। हाईक्यू द डम्पस्टर बैटल का मैंने तुमको बता दिया 3.5 करोड़। डीमन स्लेयर की जो कंपाइलेशन वाली मूवीज थी कि पिछले सीजन का लास्ट एपिसोड, अगले सीजन का 2 एपिसोड मिलाकर उन्होंने 2 निकाली थी, स्वॉर्डस्मिथ वाला, हाशिरा ट्रेनिंग, उसने अब तक की बताई हुई सारी मूवीज से ज्यादा कमाया था, 6-6.5 करोड़ के रेंज में। फिर आ जाते हैं जुजुत्सु काइसन 0 जो कि खुद अपने आप में एक प्रॉपर मूवी थी, उसने 9-9.5 करोड़ कमाए। और ये एनिमे मूवीज की लिस्ट में टॉप पे बैठा है, नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग सुजुमे 10 करोड़। वो भी 10 करोड़ तब हुआ जब डायरेक्टर ऑलरेडी इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है, खुद इंडिया आया था, मुझसे मिला था। मेरा तो जिगरी यार क्या बताऊं। एडिटर एक बार उसके साथ यहाँ फोटो लगा देना, लोगों की जल के खाक हो जाए, मजा आ जाए। मैंने 2 वीडियोस पेली थी उसके ऊपर जिसमें कंबाइंड 1 मिलियन व्यूज है। इतना सब कुछ होने के बाद पिक्चर ने 10 करोड़ टच किया। अब भैया क्या तुम रेडी हो डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल का जानने के लिए? तो पहले दिन शुक्रवार को पिक्चर रिलीज होती है, 13 करोड़। जितनी ताकत थी मेरे अंदर सब मैंने एक सेंटेंस के अंदर भर दिया भाई। यप, इन्फिनिटी कासल ने अपने पहले ही दिन के रिलीज में 13 करोड़ नेट कलेक्शन किया है, ग्रॉस वॉस नहीं। मतलब कि तुमने 100 रुपए का टिकट का प्राइस दिया और उसमें से 12 रुपए टैक्स का कटा, तो 12 रुपए काट के जो 88 होता है उसका टोटल हम लोग करें तो 13-13.5 करोड़ जा रहा है। 12 रुपए जो टैक्स का मैंने तुमको बताया वो भी गलत है क्योंकि 100 रुपए के ऊपर अगर तुम्हारी टिकट प्राइस है तो 18% लगता है। और मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि कहीं पर भी डीमन स्लेयर का 100 रुपए का टिकट तो नहीं था भाई। किस किसने एक सीट के लिए 1000 रुपए दिए बताओ? फिर भी मूवी ने आंखें खोल देने वाला, दिमाग उड़ा देने वाला,
मतलब समझ जाओ तुम, इतना कमाया कि आज तक किसी ने कमाया ही नहीं था, वो भी एक दिन में, वो भी नॉर्मल फ्राइडे वर्किंग डे, छुट्टी उट्टी कुछ नहीं। ये 13-13.25 करोड़ में से भी 7.5 करोड़ इसके जापानीज लैंग्वेज ने दी है, 2.5 करोड़ इंग्लिश डब से आया है और ऑलमोस्ट 3 करोड़ हिंदी डब से। या अब तुम भले हिंदी डब को कितनी भी गाली दे दो, 3 करोड़ रुपए उसने कमा के दिए पहले दिन। मैंने उसको हिंदी में देखा, बात करेंगे आगे, लेकिन जस्ट अ रिमाइंडर की हाईक्यू मूवी का टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन था 3.5। फिर डे नंबर 2 पे चले तो इन्फिनिटी कासल ने कोई इंप्रूवमेंट तो नहीं दिखाया, लेकिन ड्रॉप भी नहीं है। सेम एग्जैक्ट अमाउंट इसने दूसरे दिन भी कमाया 13.25 करोड़ और संडे के दिन ऑलमोस्ट 10% का ग्रोथ हम लोग देखते हैं। कलेक्शन बढ़ के हो जाता है 14.5, जिसमें से जापानीज और इंग्लिश का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हिंदी का बढ़ गया 3.5 करोड़ चला गया। इसके कारण देवियों और सजनों, अगर तुमने टोटल नहीं किया अपने माइंड में तो मैं बता दूं कि अब तक जो नंबर 1 पे थी सुजुमे 10 करोड़ के साथ, डीमन स्लेयर ने अपने ओपनिंग वीकेंड 3 दिन में मात्र 41 करोड़ कमाए हैं, सुजुमे से 4 गुना ज्यादा, जिसमें से 22.5 करोड़ जापानीज वर्जन ने दिए, 8 करोड़ इंग्लिश ने और 9 करोड़ हिंदी ने। अब इंग्लिश से ज्यादा हिंदी डब देखा गया है इसका। मैं सालों से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, 100 से ज्यादा मूवीज को ट्रैक करके उनके बॉक्स ऑफिस को एनालाइज किया है, लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बेंचमार्क जैसे कि सुजुमे का 10 करोड़ इतना ओवरवेलमिंगली बीट करना इन्फिनिटी कासल का एकदम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मोमेंट्स में से है। देखा कैसे रेयर बोला, रेयर, आर के ऊपर एम्फेसिस। अब इतना होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन तो बहुत इजी है कि डीमन स्लेयर इंडिया में पॉपुलर है, लेकिन मैंने तुमको जो लिमिटेशंस बताई थी इस वीडियो के स्टार्टिंग में, उसमें से कई सारों में ये इन्फिनिटी कासल पार कर गई, इसलिए इतना सारा कलेक्शन दिख के आया। सबसे पहला तो इसको कितने लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया है, जापानीज, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु। उसके बाद इसका एक प्रॉपर मूवी होना, कैनन स्टोरी के साथ साथ पिछला सीजन एकदम उस क्लिफ हैंगर पे खत्म हुआ था कि अब अगला तो देखना ही पड़ेगा, और जो स्क्रीन डिस्ट्रीब्यूशन का इशू बहुत ज्यादा प्ले करता था एनिमे मूवीज को, वो इसके साथ नहीं हुआ, क्योंकि इनिशियली वो लोग प्लान कर रहे थे 750 स्क्रीन पे देंगे, लेकिन डिमांड इतना ज्यादा है कि 750 से बढ़ाकर 1700 कर दिया। उसमें भी सिर्फ मेट्रो या फिर टियर 1 सिटीज, पीवीआर, आइनॉक्स तक लिमिटेड नहीं है। मेरे टियर 3 सिटी में भी लगा है इसका हिंदी डब, मैंने वहां जाकर देखा। तो क्योंकि ये इतने ज्यादा वाइड स्केल पे अवेलेबल है लोगों के पास और टिकट प्राइस इतना ज्यादा ऊपर रखा है, कलेक्शन ज्यादा आने थे और वो आए हैं, बहुत ज्यादा आए हैं। लेकिन बादल क्या, ये 100 करोड़ जाएगा क्या? डीमन स्लेयर वो अनथिंकेबल करके दिखा सकती है कि जहां पर हाईएस्ट 10 करोड़ था वहां से सीधा तोड़ के 100। इसके बाद करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले मैंने जो इसके हिंदी डब में नोटिस किया भाई, क्योंकि मैं दूसरी बार देखने जा रहा हूं तो काफी सारी चीजें तुम पिक कर रहे हो जो पहली बार में शायद वो फ्लो में ध्यान में नहीं आता। पहली बार आईमैक्स में देख रहा था मैं, ओवरवेल्म्ड हो गया था एक्सपीरियंस से, अंदर से बहुत ज्यादा खुशी। दूसरे टाइम पे मेरे को एक पैटर्न समझ में आया कि ये लोग हर 2 मिनट के फाइट के बाद एक बैक स्टोरी दिखा रहे हैं हर बार, और वो चीज इतनी अनॉय कर रही थी मुझे अंदर से, क्योंकि मैंने डीमन स्लेयर सारा का सारा देखा, तो ऑलरेडी ये एक प्रॉब्लम है उसके स्ट्रक्चर के साथ। जिस तरीके से नैरेटिव वो अपना प्रेजेंट करता है, लोग मजाक बनाते हैं, मीम्स बने हुए कि डीमन को मारा उसके बाद बैक स्टोरी दिखाओ, लेकिन इस मूवी ने आई थिंक थोड़ा ज्यादा ही कर दिया। डीमन के साथ साथ डीमन स्लेयर्स की भी बैक स्टोरी देख रहे, सब कुछ जिसको अवॉइड कर सकते थे, और दूसरे जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं उनको बेटर किया जा सकता था अगर इन्होंने एक सिंपल मूवी बनाने की कोशिश नहीं की होती। तो ये बैक स्टोरी वाले इशू के साथ साथ 2 और बातें हैं। जो इंसेक्ट हाशिरा की फाइट थी, वो ऐसा लगा कि यार तूने पिक्चर के स्टार्टिंग में इतना बड़ा मोमेंट दिखा दिया, और उसके बाद जेनित्सु वाली फाइट फील होती है कि बस ऐसे खत्म हो गया, जिसके पीछे काफी लॉजिकल सेंस बनाता है कि वो थंडर ब्रीडिंग है, इट इज सपोज्ड टू बी वेरी फास्ट, थंडर क्लैप एंड फ्लैश, खत्म। लेकिन यही कंप्लेन किसी ने भी जेनित्सु से सीजन 1 में नहीं किया था, या फिर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के अंदर नहीं किया था, क्योंकि हमेशा उसकी फाइट के साथ साथ हम लोग इंटरकट करते थे, किसी दूसरे की फाइट देख रहे हैं, कोई दूसरी स्टोरी देख रहे हैं। तो कहने का मतलब एकदम सिंपल है, इन टोटल अगर तुमको जेनित्सु की फाइट सिर्फ 2 मिनट की दिखानी है, तो पहले वो लोग 30 सेकंड थोड़ा दिखा देते थे, फिर तांजीरो पे फोकस, फिर इनोस्के के ऊपर फोकस, फिर वापस जेनित्सु का थोड़ा दिखा दिया, फिर तांजीरो, फिर इनोस्के, और फिर एंड में जेनित्सु का पे ऑफ मिलता था। तो लगता था कि हमने काफी लंबी फाइट देख ली है। यही सेम एग्जैक्ट चीज अगर वो यहाँ पर करते, इंसेक्ट हाशिरा, जेनित्सु और तांजीरो वर्सेस आकाजा, ये 3 मेन फाइट्स को एक करके दिखाने से अच्छा मिक्स कर देते कि तीनों साथ में लड़ रहे हैं और तीनों की स्टोरी साथ में डेवलप हो रही है, तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने बताया वो सब कुछ सॉल्व हो जाता। लेकिन अगेन एक डीमन स्लेयर की मूवी है और उन्होंने एकदम सिंपल डीमन स्लेयर फैशन में दिखाने की कोशिश करी, जो कि काम करता है, ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ा डील ब्रेकर है, इट जस्ट क्या इंप्रूवमेंट हो सकती थी। और उसके बाद भाई इसका हिंदी डब, यहाँ पर मैं एकदम वो हाई हॉर्स वाला होता है ना कि टर्टल में हिंदी डब, इट इज बीनीथ मी, हिंदी कौन देखता है, ऐसा मैं नहीं करने वाला। जस्ट बिकॉज तुम हिंदी में देखते हो तुम मेरे नीचे हो ना, दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग टू
ऐसा पर्सपेक्टिव लेके चलना। इसके कलेक्शन से ही अंदाजा आ गया कि काफी सारे लोग हिंदी में देखते हैं, इनफैक्ट मेरे घर वाले भी। और अगर तुम पहले से डब में देखते हो तो इट्स फाइन। एनिमे के अंदर की कहानियां इतनी जबरदस्त होती हैं कि इट शुड बी एक्सेसिबल टू एवरीवन। आई जस्ट विश कि इतने बड़ी मूवी के अंदर उन्होंने थोड़ा अच्छा काम किया होता। और ये कोई हेट वाला कंप्लेन नहीं है कि भाई क्या टट्टी बना दिया, नहीं। शुरू में मुझे थोड़ा अजीब जरूर लग रहा था क्योंकि मैंने डीमन स्लेयर पूरा का पूरा जापानीज में ही देखा है, लेकिन एक टाइम होने के बाद आई वाज आल्सो वेरी कंफर्टेबल। एक बहुत अच्छी बात लगी कि उन्होंने काफी जगहों पे इंग्लिश वर्ड्स यूज किए हैं। सारी की सारी चीजों को पूरा का पूरा हिंदी में अपने को कन्वर्ट करना ऐसा नहीं किया। दिक्कत बस इतनी सी है कि जो ओरिजिनल फील है वो शायद रिक्रिएट करने में वो लोग कामयाब नहीं हुए क्योंकि कैरेक्टर्स और उनकी वॉइसेस मैच नहीं कर रही हैं। मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी डाली थी कि मैं इसको हिंदी में देख रहा हूँ, उसी में कमेंट आ गया कि ये तांजीरो का वॉइस एक्टर 40 साल का क्यों लग रहा है। एंड दैट्स ट्रू। जहां जापानीज में उसकी वॉइस अभी भी एक थोड़े बहुत टीनेजर की तरह साउंड करती है, जिसकी आवाज में वो कोमलता, वो निर्मलता, भाई मेरे को नहीं पता मैं कैसे कैसे हिंदी वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, लेकिन उसी तांजीरो के माइंड के अंदर का जो स्टेट दिखाया था ना कि पानी पूरा एकदम ठहराव, ब्लू कामनेस, वैसी जापानीज में वॉइस है। हिंदी में एक्चुअली लग रहा था कि कोई 30-35 साल का इंसान आ गया और उसकी आवाज बहुत भारी, पूरा माचो मोड में लेके गए। इसमें वॉइस एक्टर की कोई गलती नहीं है, जस्ट वॉइस का सिलेक्शन सही से नहीं हुआ। सिर्फ तांजीरो नहीं बल्कि बाकी कैरेक्टर्स पे भी ये अप्लाई होता है। ग्योमे जो कि दिखने में सबसे ज्यादा बल्कि और उम्र में सबसे ज्यादा बड़ा है, उसकी आवाज थोड़ी बहुत भारी है, लेकिन उससे ज्यादा भारी तांजीरो की फील होती है। और एक सीन आया पिक्चर में जहां पर आकाजा ग्यू से उसका नाम पूछ रहा है कि तुम अपना नाम बताओ, अच्छे लड़ते हो, कौन से घर से हो, खाना खाया कि नहीं। और वो जो नाम पूछने वाला डायलॉग था ना भाई, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि वो छेड़ रहा है, आकाजा लड़की छेड़ रहा है, ऐसे पूछ रहा है अपना नाम तो बताओ। मतलब मैं रिक्रिएट नहीं कर पा रहा क्योंकि ऑब्वियसली मैं वॉइस एक्टर नहीं हूँ। तो ये था मेरा सेकंड टाइम एक्सपीरियंस। मैंने इसको देखा और मुझे बोर नहीं हुआ मूवी के अंदर, मुझे मजा आया एक्चुअली फाइट्स देखने में दूसरी टाइम भी। और क्योंकि मुझे पहले से पता था तो मैंने टाइम किया है। वो इनफेमस बैक स्टोरी टोटल 24 मिनट चलती है फाइट के बीच में। इतना ही अगर वो पर एपिसोड वाइज दिखाने जाए ना तो तुमने इस हफ्ते उनकी फाइट देखी है जो कि ऑलमोस्ट क्लाइमैक्स में आ चुका है। अगले हफ्ते पूरा का पूरा एपिसोड उसकी बैक स्टोरी पे, एंड देन वो फाइट का लास्ट का 2% हम लोग 2 हफ्ते बाद देख रहे हैं। तो फाइनली रही बात कि क्या ये मूवी 100 करोड़ इंडिया में जा पाएगी कि नहीं, मुझे मुश्किल लग रहा है। आई डोंट थिंक इट पॉसिबल है। नहीं मतलब ऑब्वियसली जा सकती है, लेकिन मुझे क्यों मुश्किल लग रहा है क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जितनी भी मेजॉरिटी इंटरेस्टेड ऑडियंस थी उसने पहले 3 दिनों में देख लिया, और जिनको टिकट्स नहीं मिले वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक देख लेंगे। तो जैसा बाकी एनिमे मूवीज के साथ हमने एक्सपीरियंस किया हुआ कि पहले 3 दिन में वो अपना मेजॉरिटी कलेक्शन करती है, देन उसके बाद एकदम से फिजल आउट हो जाता है। वही सेम चीज डीमन स्लेयर के साथ भी हो सकती है, क्योंकि भले ही कितना भी हाइप हो, कितना भी ज्यादा बात करे हो, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी ऑडियंस का सेट लिमिटेड है। क्योंकि इस मूवी को देखने से पहले तुमको एटलीस्ट पता नहीं 50 एपिसोड देखने पड़ेंगे, जिसके कारण एकदम ही मेन स्ट्रीम में जाने के लिए एक बहुत बड़ा बैरियर आ जाता है। महाअवतार नरसिम्हा एक एनिमेटेड मूवी जो कि 1-1.5 करोड़ पे चालू हुई थी, वो 200 इसलिए पहुंच गई क्योंकि तुम डायरेक्टली जाके पिक्चर देख सकते हो। लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर आज तक जितनी भी एनिमेटेड मूवीज रिलीज हुई है इंक्लूडिंग हॉलीवुड की बिगीज, उनका अगर हम लोग कलेक्शन देखने जाए तो नंबर 1 पे अगेन महाअवतार नरसिम्हा है, फिर डिज्नी की 2 मैसिव मूवीज लायन किंग, मुफासा द लायन किंग, देन चौथे नंबर पे स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। डैम। लेकिन अगर तुम इसके नंबर्स देखोगे तो जहां हम लोग 300-150 के आसपास थे, डायरेक्टली चौथे पे आते आते 50 पे आ जाते हैं। और ये सारे ग्रॉस कलेक्शन है बाय द वे। डीमन स्लेयर का जो मैंने तुमको 41-42 करोड़ बताया वो नेट कलेक्शन था, उसमें अगर हम लोग टैक्सेस वापस ऐड करते तो 50 हो जाता है। 50 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन इन 3 डेज, जिसका मतलब कि यही डीमन स्लेयर की मूवी ऑलरेडी नंबर 7 पे पहुंच चुकी है, कुंग फू पांडा 4 को बीट करके, या ऑलमोस्ट बीट कर दिया। और आज के दिन मंडे का कितना कलेक्शन आता है आई हैव नो आइडिया, बट मंडे ट्यूसडे ये 2 दिन मिला के वो इजीली स्पाइडरवर्स को बीट कर देनी चाहिए। जिसका मतलब कि तुम लोग ये जब तक वीडियो देख रहे हो मोस्ट लाइकली डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल इज 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमेटेड मूवी इन इंडिया एवर, जो कि भाई अपने आप में इतना मैसिव फीट कहूंगा मैं, क्योंकि किसको बीट किया? डिज्नी हेवीवेट्स, फ्रोजन 2, इनक्रेडिबल्स 2, कुंग फू पांडा। लेकिन बात वही आ जाती है कि ये सस्टेन कितना कर रही है। ये जो आगे आने वाला फ्राइडे सैटरडे संडे है, तब तक अगर इसने होल्ड दिखा दिया और अच्छा कलेक्शन कर दिया, देन इट माइट बी पॉसिबल कि 100 करोड़ क्रॉस कर जाए। क्योंकि जो टॉप 10 वाली लिस्ट मैंने तुमको दिखाई उसमें नंबर 2 पे जो बैठी है द लायन किंग, उसका इंडिया में नेट कलेक्शन है 158 करोड़, लेकिन उसके डे 1 पे उसने सिर्फ 11 करोड़ कमाए थे और डीमन स्लेयर ने उससे ज्यादा कमाया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो 158 तक पहुंचने के लिए लायन किंग ने सैटरडे और संडे को बड़ा जंप दिखाया था, 11 करोड़, फिर 19 करोड़, फिर 24 करोड़। लेकिन यही जंप अपने को डीमन स्लेयर के कलेक्शन में नहीं दिखा। फ्राइडे और सैटरडे ऑलमोस्ट सेम था और संडे को 10-9.5%। यही एक रीजन लग रहा है मुझे कि वो 100 नहीं जा पाएगी। जितनी भी जाए इट इज अ बिग डब्ल्यू। तुमको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं बस एक लाइक चाहता हूँ, और तुम्हारे डीमन स्लेयर कट्टर फैंस
दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। स्पेशल शाउट आउट टू HK भाई साहब, पीक फिंगर टाइटन लेवल 3। बस टाटा बाय बाय, ख्याल रखो।